आज लेकर आया हूँ रीट शिक्षक भर्ती 2022 के लिए हिंदी का टेस्ट नंबर 6। रोजाना आपको 30 प्रश्नों की सीरीज में आज भी आपको बहुत ही शानदार 30 प्रश्न हिंदी के देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 जिसके भी लैंग्वेज फर्स्ट होती है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी होती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो होने वाला है साथियों। तो बिल्कुल 30 में से कोशिश होना चाहिए कि 25 प्रश्न आपके सही हो। पिछली बार जो रिजल्ट आपने दिया था उसके अनुसार यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से और बेस्ट रिजल्ट आप दे सकते हो साथियों। रेगुलर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये और ए, ये 4 विकल्प है। इनमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो देखो, राष्ट्रीय शब्द में राष्ट्र शब्द यहाँ पर मूल है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बनता है राष्ट्रीय। मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है साथियों प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, परिज्ञान, विद्वता और विवेक। तो वह व्यक्ति जो अच्छाई के बारे में और बुराई के बारे में पहचान रखता है साथियों, तो उसके अंदर ये जो पहचान का गुण है इसको हम किस नाम से जानते हैं? देखो, राइट आंसर रहेगा विवेक। किस नाम से जानते हैं? विवेक। हम कहते हैं ना कि भाई विवेक का इस्तेमाल किया करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करके कार्य किया करो, मतलब अच्छाई और बुराई को देख करके। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पर एक शब्द है विद्वान जो कि एक विशेषण शब्द है। इसे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? विदुषी, विद्वता, विधाता और इनमें से सभी। तो भाई विद्वान विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनती है साथियों, उसको हम कहते हैं विद्वता। क्या बनेगा साथियों? विद्वता बनेगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 3 में। देखिएगा, यहाँ पर संज्ञा जो शब्द है, जैसे भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है विद्वता वाली, लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के अलावा हम विशेषण से या फिर जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। इस प्रकार अलग अलग जो ये चीजें होती है, हम जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए किस प्रकार से ये संज्ञा बनाई जाती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि वह काम करे तो सफल हो जाए, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में सही है? 1, 2, 3 या 4 विकल्प। तो साथियों सही आंसर का चुनाव कीजिएगा, थोड़ा सोच करके इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, संकेतवाचक वाक्य। अगर आप में से किसी ने मिश्र वाक्य यहाँ पर सही लगा दिया हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से पूछ रहे हैं और अर्थ की दृष्टि से जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उसमें मिश्र वाक्य नहीं होता है। मिश्र वाक्य तो रचना की दृष्टि से होता है। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। तो देखो, यदि वह काम करे तो सफल हो, तो यहाँ जहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो वो मिश्र वाक्य कहलाता है, लेकिन वो रचना की दृष्टि से होता है। अगर प्रश्न में ही दिया हो अर्थ की दृष्टि से, तो फिर वहां पर संकेतवाचक वाक्य को आपको सही करना है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां प्रश्न देखेंगे। शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उसके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक शिक्षण, सतत अभ्यास कार्य, छात्रों व अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, प्रश्न को समझ करके यहाँ पर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 5 में एक बार आप अनुमान लगाइए, मतलब आप देख लीजिए अपने अनुसार कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो, 5वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पूछ रहा है शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उसके समाधान के बाद क्या होना चाहिए। मतलब उन कमियों का समाधान कर लिया गया है, उन कमियों को दूर कर लिया गया है, और कमियों को दूर करने के बाद में उपचारात्मक शिक्षण तो करेंगे नहीं, क्योंकि दूर जब किया था कमियों को तभी उपचारात्मक शिक्षण कर लिया जाता है साथियों। तो कोई नहीं भी यह आंसर नहीं रहेगा, पहला भी नहीं रहेगा, दूसरा या तीसरा। तो इसमें सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2, सतत अभ्यास कार्य यहाँ पर किया जाना चाहिए जब छात्रों की कमियां जान करके उनको दूर कर लिया जाए उसके बाद में। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर 6वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है साथियों,
अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे जाने क्या है, न जाने भाग्य में क्या लिखा है, और न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। तो भाई अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरा यहाँ पर आपको बताना है। चारों ही विकल्प आपको लग रहे होंगे कि यार ये तो सभी अनिश्चितता के भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो फिर आप किस विकल्प का चुनाव करोगे। साथियों, सबसे बेस्ट जो आंसर है वो रहेगा न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। अनिश्चितता का भाव प्रकट करने के लिए यही सबसे उपयुक्त मुहावरा होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आएंगे। तो 7वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। जगत, श्रमिक, जाति और समाज। तो भाई पुल्लिंग शब्द नहीं है, आपको ये बताना है साथियों। देखो, जगत एक पुल्लिंग शब्द है, श्रमिक एक पुल्लिंग शब्द है, समाज एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जाति व्यवस्था की बात की जा रही है। जो जाति होते हैं ना, जैसे ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारी जातियां आती है, वो वाली जाति है ये। तो यहाँ पर जो जाति शब्द है ये एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, बल्कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है ये? स्त्रीलिंग। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। 8वां प्रश्न, सोहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, तो सोहेल की समस्या है डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्प्रेक्सिया। तो देखो, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, अवबोधन पक्ष बेहतर है, मतलब समझता तो अच्छा है लेकिन पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो पठन संबंधी बाधा किसमें आती है साथियों? डिसलेक्सिया में आती है, जबकि लेखन संबंधी बाधा डिसग्राफिया में आती है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाता है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार है पाठ्य पुस्तक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना और शब्दकोश देखना। तो भाई सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ना मतलब अर्थ का निर्माण करना होता है। अर्थ गढ़ने का मतलब क्या होता है? अर्थ का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर आधार क्या है साथियों? अर्थ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के द्वारा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ का निर्माण किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? श्रवण कौशल का विकास करना, लेखकों से परिचय, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना और पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो देखो, बाल साहित्य, छोटे बच्चों को बाल साहित्य आप उपलब्ध करा रहे हो, तो बच्चों को यदि बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेखकों से परिचय कराना, लेखकों से परिचय देने के लिए बाल साहित्य उपलब्ध नहीं कराएंगे। श्रवण कौशल का विकास हो सकता है, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना और चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, पात्रों का चरित्र चित्रण। तो देखो, बाल साहित्य उपलब्ध कराने का सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों को लाभ मिलता है साथियों, वो है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। थर्ड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आएंगे। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव का मतलब क्या होता है साथियों? जिसमें क्रिया करके सीखा जाता है, हाथों के द्वारा क्रिया करके जिसमें सीखा जाता है वो होता है हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति। तो यहाँ पर क्रिया करके किस सिद्धांत के द्वारा सीखा जाता है? क्रियाशीलता के सिद्धांत के द्वारा। विकल्प 1 सही है आपका 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 12 पर। तो 12वां क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। तो भाई पूर्ण विशिष्ट याद को उदाहरण द्वारा सरल करना। पूर्ण विशिष्ट याद को मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र जिस विधि में चलता है उस विधि को हम आगमन विधि कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो चलिए 13वां क्वेश्चन,
भंडारकर विधि नाम से प्रचलित विधि है व्याख्यान विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कथा कथन विधि और पारायण विधि। तो जो भंडारकर विधि है इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। साथियों, इसको ही हम भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को खास तौर पर याद रखिएगा। व्याकरण अनुवाद विधि को आप भंडारकर विधि भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। यहाँ सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल सही है साथियों। तो चलिए 14वां क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 14। माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि, शब्द विधि और उपरोक्त सभी। तो माइकल सेमर ने जो एक विधि दी थी उस विधि को किस नाम से जानते हैं? दिए गए विकल्पों में से आप उस विधि का चयन कीजिएगा। तो माइकल सेमर ने जिस विधि का प्रतिपादन किया था साथियों, उस विधि को हम ध्वन्यात्मक विधि के नाम से जानते हैं। ध्वन्यात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी? माइकल सेमर के द्वारा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छी तरह से आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक की देखरेख में शिक्षण किस विधि में कराया जाता है? कहानी विधि में, भ्रमण विधि में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में और प्रश्नोत्तर विधि में। तो शिक्षक की देखरेख में मतलब शिक्षक पर्यवेक्षण का कार्य जिसमें किया कर रहा होता है और छात्र शिक्षण कर रहे होते हैं, उसको हम पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के नाम से जानते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 15 में। देखो, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में छात्र खुद करके सीखते हैं और शिक्षक की देखरेख में शिक्षण कराया जाता है। मतलब छात्र खुद क्रिया कर रहे हैं और शिक्षक क्या कर रहे हैं? उनका अवलोकन कर रहा होता है साथियों। तो ऐसा किस विधि में होता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में। और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसके द्वारा दी गई थी? डेजी जॉन मोरविल के द्वारा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का निर्माण किया गया था। विकल्प 3 सही है आपके 15वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 16। 16वां प्रश्न देखेंगे। तो ये देखिएगा प्रश्न नंबर 16 को। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का अभिप्राय है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो वाचिक मतलब होता है बोल करके। तो जिसमें बोल करके अभिनय किया जाता है साथियों, वो कहलाता है वाचिक अभिनय। और वाचिक अभिनय विधि में क्या होता है? एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन नहीं किया जाता है, ना ही अध्यापक के द्वारा, बल्कि जो कई छात्र होते हैं इनके द्वारा अलग अलग पात्रों के विभिन्न पात्रों के संवाद बोल करके वाचिक अभिनय किया जाता है। तो ये होती है वाचिक अभिनय विधि। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति और बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है? मतलब 3 तो मौखिक अभिव्यक्ति के अर्थों में आ जाते हैं, लेकिन एक यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति के अर्थ में नहीं आएगा। तो देखो, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, बातचीत की जा रही है सक्रिय मतलब बच्चे भी खुद यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, खुद अपने शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सही है, ये तो अभिव्यक्ति के विकास को अर्थ को दर्शाता है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, जो अपन ने कल्पना की है उसकी मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करना, ये भी अभिव्यक्ति के विकास को बता रहा है। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना मतलब कहानी को जैसे का तैसा दोहराना। तो साथियों, इसमें फिर अपनी तरफ से अभिव्यक्ति कहाँ हुई? अपने तो उसमें शब्द ही नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प जो है आपका सही आंसर है। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना मौखिक अभिव्यक्ति के विकास को नहीं बताता है। विकल्प नंबर 2 आपका आंसर है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 18 ये देखिएगा, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव और अपहरण। देखो, एक से अधिक उपसर्ग किस में लगे हैं? देखो, अपहरण में अप उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें एक ही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तिरोभाव में तिरह प्लस भाव से शब्द बना है साथियों, तो तिरह लगा हुआ है, इसमें भी यह भी आपका आंसर नहीं होगा। अलंकार को देखें तो अलंकार शब्द का निर्माण अलम प्लस कार से हुआ है, इसमें अलम लगा हुआ है, इसमें भी 2 उपसर्ग नहीं है। मतलब यहाँ विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। पर्यावरण शब्द का निर्माण परि प्लस आ प्लस वर्ण से हुआ है, इसमें परि और आ दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है, क्योंकि इसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 19वां क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो देखो 19वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर बताना है साथियों, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, विचार के तार एकदम टूट जाते हैं, तो वहां पर हम साथियों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह वहां पर लगाया जाता है जहां वाक्य की समाप्ति होती है। चौथा विकल्प आपका सही है, जैसे मैं जाता हूं, यह वाक्य क्या है, मैं जाता हूं, तो जाता हूं के बाद में यहाँ ये जो चिन्ह लगाया है मैंने, यही पूर्ण विराम चिन्ह होता है साथियों। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द है? उल्लंघन, जिज्ञासा, देवनागरी और रविंद्र। तो देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, इसमें से 3 शब्द तो क्या है, अशुद्ध है, और 1 शब्द क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द का ही आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 20 में। तो देखो 20वें क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है, देखते हैं, रविंद्र। रविंद्र बिल्कुल यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि रविंद्र शब्द इस प्रकार से लिखा होता है साथियों, ठीक है, ये गलत हो गया। जिज्ञासा में भी बड़ी की मात्रा गलत लगा रखी है, छोटी की मात्रा लगती है, जिज्ञासा शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। देवनागरी जो शब्द है, देवनागरी, नागरी नहीं, देवनागरी होता है साथियों, ये भी गलत हो गया। तो मतलब यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प जो है ये तो गलत है, उल्लंघन शब्द ही यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। चलिए 21वां क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से कौन सी संधि गलत है? प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, न प्लस अन, नयन, अधः प्लस पतन, अधोपतन, सदा प्लस एव, सदैव। 4 विकल्प है, आपको 4 में से 3 विकल्प यहाँ पर सही दिखेंगे, लेकिन एक संधि यहाँ गलत हो रही है साथियों, तो उसी गलत संधि को आपको बताना है। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 21 में कौन सा विकल्प सही है। तो देखेंगे प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार यन संधि का उदाहरण है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखेंगे नयन, ने प्लस अन, नयन बिल्कुल सही है साथियों, जो कि अयादी संधि का उदाहरण है। फिर देखेंगे सदैव, सदा प्लस एव, सदैव होता है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण है साथियों। लेकिन यहाँ पर अधः प्लस पतन, अधो पतन नहीं होता है, अधः पतन ही होता है। यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद में प आ रहा है, और विसर्ग के पहले ए या आ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये फिर गलत हो गए। अधो पतन नहीं, अधः पतन ही शुद्ध शब्द होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। उल्लास, हरकत, हमला और हवाला। तो देखो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। उल्लास, उल्लास, हरकत, हमला। हमला शब्द पुल्लिंग है, हवाला शब्द पुल्लिंग है, पहला या दूसरा दोनों में से एक आंसर होगा। तो चलिए सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 में आपके जो सही उत्तर है हरकत। हरकत एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। और उल्लास, उल्लास से दिवाली मनाए, तो साथियों उल्लास भी पुल्लिंग शब्द होता है, न कि स्त्रीलिंग। मतलब यहाँ सिर्फ दूसरा ही विकल्प स्त्रीलिंग शब्द है, तो यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां क्वेश्चन देख लेंगे, ये देखिएगा। निम्न विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आंख चुराना और एक पंथ दो काज। तो देखो आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आंख चुराना, तीनों ही मुहावरे हैं। तीनों ही क्या है? तीनों ही मुहावरे हैं साथियों। लेकिन एक पंथ दो काज ये मुहावरा नहीं है, बल्कि ये एक लोकोक्ति है। क्या है ये? एक लोकोक्ति। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिएगा। किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? अनल, ज्वाला और दहन। दूसरा अनिल, हुताशन, जलन। तीसरा पावक, वही, पुंडरिक। और चौथा कर्षाणु, अनल और सलील। ये 4 विकल्प है, 3-3 शब्द है प्रत्येक विकल्प में। यहाँ पर आपको देखना है कि किस विकल्प के सभी शब्द आग के पर्यायवाची है साथियों। तो 24वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, अनल शब्द, ज्वाला शब्द, दहन शब्द। तीनों ही यहाँ पर आग के पर्यायवाची है। बाकी के विकल्पों में कहीं ना कहीं कोई शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है साथियों। तो विकल्प 1 आपके 24वें क्वेश्चन में सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। तो चलिए 25वां क्वेश्चन ये देखिएगा। इनमें से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है?
निस्वार्थ का परार्थ, गरिमा का लगिमा, गौरव का लाघव, ममता का निष्ठुरता। 4 विकल्प है, 3 तो सही है लेकिन एक विलोम शब्द क्या है, अशुद्ध है। एक विलोम युग्म जो है वो गलत है, तो आपको वो गलत विलोम युग्म ही बताना है। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर बताओ। देखो, ममता का निष्ठुरता ही होता है, गरिमा का लगिमा सही है, गौरव का लाघव सही है, लेकिन निस्वार्थ का परार्थ, तो साथियों निस्वार्थ का परार्थ नहीं बल्कि स्वार्थ होता है। क्या होता है, निस्वार्थ का स्वार्थ विलोम होता है। मतलब विकल्प नंबर जो 1 है ये आपके विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है और यही आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो चलिए 26वां प्रश्न। मीना ने कविता को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है। तो मीना ने कविता को पुस्तक दी, पुस्तक दी मतलब पुस्तक दे दी है साथियों, भूतकाल का उदाहरण है। लेकिन पुस्तक दे रही थी अपूर्ण में हो जाता, पुस्तक दी है आसन्न में हो जाता, पुस्तक दी थी पूर्ण में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प 1 आपके 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, आकाश में बिजली चमकती है, और मोहन घर पहुंचा, राधा चली गई। ये वाक्य 4 वाक्य है जिसमें से आपको मिश्र वाक्य का चयन करना है साथियों। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, ये एक मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आकाश में बिजली चमकती है ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है, यौवन चरित्र निर्माण का समय है ये सरल वाक्य का उदाहरण है, मोहन घर पहुंचा, राधा चली गई, ये यहाँ पर मिश्र का नहीं है साथियों, ये यहाँ पर ये एक वाक्य जो है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प नंबर आपका 2 ही सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे। तो चलिए 28वां क्वेश्चन ये देखिएगा। वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक या अंगों की संख्या कितनी होती है साथियों? 2 होती है। कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता के नाम से भी जानते हैं, उद्देश्य को हम कर्ता के नाम से भी जानते हैं साथियों। ये दोनों वाक्य के घटक या अंग कहलाते हैं। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29वां क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं और बच्चों को समझने में मदद करते हैं। तो जो हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं साथियों, आपकी दृष्टि में उससे क्या फायदा मिलता है? दिए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट विकल्प का आपको चयन करना है। देखो, तार्किक बनाते हैं, भाषा के बारे में बताते हैं, उत्तर देना सिखाते हैं। उत्तर देना सिखाते हैं तो आपका आंसर नहीं होगा। बच्चों को समझने में मदद करते हैं, तो बच्चों को समझने में नहीं, सबसे बेस्ट आंसर क्या है साथियों? बच्चों को तार्किक बनाते हैं। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतने ही यहाँ पर तर्क बच्चे दे सकते हैं। विकल्प 1 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा साथियों। और सुबह मैंने गणित का एक वीडियो भी डाला है जिसमें गणित की प्रतिशत जो टॉपिक आपके है उसको बताया गया है। सोमेश चौधरी के द्वारा वो वीडियो बनाया गया है साथियों। गणित वही पूरी करवा रहे हैं आपकी बिल्कुल निःशुल्क। तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन कल आपके वापस साइकोलॉजी का वीडियो आ जाएगा। तो देखो 30वां क्वेश्चन है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? एकांकी, संवादात्मक कहानी, कविता और निबंध। तो भाई कविता में तो हम मौन पठन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो सुर ले ताल यति गति के साथ बोली जाती है। एकांकी में भी नहीं किया जा सकता है। संवादात्मक कहानी संवादात्मक है मतलब बोल करके, तो ये भी इसमें भी नहीं होगा। बल्कि फिर किसमें होगा? निबंध में हम मौन पठन को महत्व दे सकते हैं साथियों। चौथा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है, निबंध में मौन पठन आप करवा सकते हो। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, मिलता है।